हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आर ओ की परीक्षा आपकी होगी यूपीपीएससी के थ्रू। उसके लिए अंतिम 100 दिनों की रणनीति मैं आपको बताने वाला हूँ कि यानी कि बच्चों लगभग 100 दिन में किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं आर ओ की, अगर तैयारी करना अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। पहले देखिए दोस्तों, बता दूं, नहीं पता है कि इसमें जो आपका होता है, इसमें दो टाइप की पोस्ट आपकी होती है। एक तो आपकी आर ओ होता है, एक आपका ए आर ओ होता है। और जो आपका आर ओ होता है वो आपका गजेट ऑफिसर की पोस्ट होती है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आप मान लो अगर आपको ज्वाइनिंग होती है आर ओ के तौर पर, तो लगभग इसमें आपकी 70,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी अगर आपकी अभी ज्वाइनिंग होती है तो। ठीक है। और हो सकता है जब तक ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो उस समय तक सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि डी ए बढ़ जाएगा तो सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। और बात करें ए आर ओ की, तो यहाँ पर लगभग आपको 67,000 के आसपास सैलरी मिलती है। तो दोस्तों अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको परिवार चलाने के लिए सैलरी आपके लिए ठीक है। ठीक है। यानी कि इस जॉब में रहते हुए चाहे तो आप आर ओ हो चाहे ए आर ओ हो, अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक तरह से आप आराम से काट सकते हो। ठीक है। अब देखिए एज क्या होती है, एज क्राइटेरिया आपका 18 से लेकर 40 वर्ष का होता है। और पता होगा आपका ओ बी सी एस सी एस टी को 5 वर्ष की आपकी छूट दी जाती है। और साथ ही जो आपका आर ओ होता है, इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मल अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो इस परीक्षा में आप बैठ सकते हो। यानी दोस्तों मार्क्स की बात नहीं, कितने भी मार्क्स आपके हों लेकिन आप पास हो ग्रेजुएशन में तो आप इसमें बैठ सकते हो। और जो बात करें ए आर ओ में, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेजुएशन मांगता ही है, लेकिन इसके साथ में आपका ओ लेवल भी आपका मांगता है, जो कि आपका 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है, ये आपका होना चाहिए। अगर दोस्तों ओ लेवल नहीं है आपके पास, तो देखिए पहले क्या होता था, पहले सिर्फ आपका ओ लेवल मांगा जाता था इसमें। लेकिन अगर आपका ओ लेवल नहीं है तो इसकी जो इक्विवेलेंट कोर्स है वो भी आपकी इस बार से मान्य होंगे। जैसे अगर मान लो बीटेक कर रखा है अगर आपने कंप्यूटर साइंस से आईटी ब्रांच से, तो फिर इसका फॉर्म आप भर सकते हो। अब दोस्तों जब आपका फॉर्म आएगा तो इसमें क्या होता है, इसमें टिक करना होता है आपको, क्या आर ओ के लिए अप्लाई करोगे या ए आर ओ, या दोनों के लिए। ठीक है। अगर मान लो आपका ओ लेवल नहीं है, आपका इसकी इक्विवेलेंट नहीं है, तो केवल आप आर ओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी क्वालिफिकेशन की, एज बता दिया मैंने। ठीक है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम आपके एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होता है वो आपका 2 स्टेप में होता है। एक दोस्तों आपका होता है प्री में, यानी प्री एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जीएस का होता है, पूरा बताएंगे डिटेल में क्या सिलेबस आपको होता है। जीएस का होता है जो कि आपका होता है 140 क्वेश्चन आपके सॉरी 140 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 140 नंबर के। और दूसरा पेपर आपका होता है सामान्य हिंदी का, जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर के। यानी दोस्तों टोटल मिला करके आपके देखा जाए तो आपके 200 नंबर का, आपको 200 क्वेश्चन होते हैं, आपके 200 नंबर का पेपर होता है। अगर दोस्तों हाल ही के कुछ सालों को देखें कि अगर मान लो आपके दोनों पेपर के मिलाकर के अगर आपके 130 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, तो समझ लो कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका आपको मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है। और दोस्तों पता होगा इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और साथ ही जो जीएस का पेपर होता है इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए, और हिंदी का दिया जाता है आपका 1 घंटे का। और दोनों पेपर आपके एक दिन ही होते हैं बीच में, लेकिन आपका लगभग 3 घंटे का गैप होता है आपका। ठीक है। अब सब बात करते हैं कि हिंदी में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर हिंदी का जो पेपर होता है उसमें आपके 6 टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक दोस्तों इसमें आपका विलोम शब्द आपका आता है, 10 विलोम शब्द आएंगे, एक एक नंबर के 10 आते हैं। एक दोस्तों आपका पर्यायवाची आता है इसमें। एक आपका आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाता है आपसे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 3 टॉपिक हो गए। चौथा दोस्तों आपका आता है इसमें अशुद्धियाँ। यहाँ पर दोस्तों वाक्य अशुद्धि भी आपकी आती है और साथ में आपकी शब्द अशुद्धि भी आती है। जैसे पूछ सकता है ज्योत्सना को कैसे लिखते हैं, हिरण्यकशिपु को कैसे लिखा जाता है आपका। ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। और दोस्तों एक आपका आता है इसमें तत्सम तद्भव, और एक आपका आता है विशेषण विशेष्य। यानी ये 6 टॉपिक मात्र आपके पूछे जाते हैं, विशेष्य और साथ में आपका विशेषण, प्री एग्जाम में। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे मेंस की। अगर बात की जाए तो मेंस में क्या होता है, तो प्री दोस्तों यहाँ पर जीएस का 140 नंबर का होता है पेपर। और दोस्तों सेम पेपर होता है मेंस में, लेकिन थोड़ा लेवल आप क्वेश्चन पूछने का बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जीएस आती है मेंस में वो आपका 120 क्वेश्चन की आती है अगर मेंस की हम बात करें तो। वहाँ पहला पेपर जो आपका होता है जीएस का होता है, उसमें आपके 120 मार्क्स की आपकी आती है, यानी एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होता है। और दूसरा दोस्तों जो सामान्य हिंदी प्री में आती थी वो भी यहाँ पर आपकी आती है। ठीक है। और दोस्तों ये आपकी आती है यहाँ पर आपके 60 नंबर की, 60 मार्क्स की। तो दोस्तों प्री में क्या था, प्री में आपके 6 टॉपिक पूछे जाते थे। लेकिन मेंस में क्या होता है, मेंस में जो आपका इन 6 टॉपिक होते हैं प्री में, उसमें जो पर्यायवाची होता है वो आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो पर्यायवाची मेंस के लिए आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। 120 और 60 180 आपके हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक पेपर आपका एसए का होता है,
जो कि आपका होता है 120 नंबर का। ठीक है, उसमें आपके 40 नंबर के आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। एक ऐसे में आपके 3 पार्ट होते हैं, यानी कि आपको 3 ऐसे में से एक एक ऐसे आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, और फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें ऐसे के बाद, तो एक पेपर आपका होता है हिंदी का, जो कि आपका होता है 100 नंबर का। यानी टोटल मिलाकर जो आपकी मेरिट बनती है वो 400 नंबर में बनती है आपकी मेरिट, और इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू इसमें आपका नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका हिंदी का पेपर होता है ये वाला, ये आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें आपको लिखना पड़ता है। अब देखिए क्या कैसे पूछा जाता है दोस्तों, एक तो इसमें आपका आता है गद्यांश। ठीक है, गद्यांश दोस्तों जो आता है वो आपका 21 नंबर का आता है, जिसमें दोस्तों 3 नंबर का तो गद्यांश का शीर्षक पूछता है आपसे, और 6 नंबर दोस्तों क्या होता है आपका, उसका सारांश पूछता है, और साथ में आपका जो 12 नंबर का होता है गद्यांश में, उसमें 3-3 यानी सॉरी इसमें 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी कि आपको वो रेखांकित अंश देखा होगा गद्यांश का, उसकी व्याख्या करने के लिए बोलता है। 4-4 नंबर के 3 आपके पूछे जाते हैं, तो 21 नंबर आपके ये हो गए। और इसके अलावा दोस्तों दूसरा आपका होता है, इसमें आपका टेबल फॉर्म होता है, यानी किसी पत्र को होता है, जो पत्र आपका उसको आपको सारणी रूप में लिखना होता है। ठीक है, उसके 15 अंक होते हैं आपके 15 नंबर के, तो दोस्तों वो तो फ्री के नंबर हैं आपके 15, क्योंकि इसमें आपको 2-3 घंटे काम है, इसमें आपका आराम से कैसे कर सकते हो। फिर दोस्तों अगला आपका आता है पत्र लेखन। यहाँ पर दोस्तों पत्र लेखन आपका आता है 24 नंबर का। यहाँ पर कोई पत्र आपसे पूछ सकता है कि जो आपका शासकीय पत्र क्या होता है, इसके एक उदाहरण समझाइए। ठीक है, या कोई पत्र लिखने के लिए बोल देगा आपसे कि इस पर पत्र लिखिए, तो ये दोस्तों 24 नंबर का आपका आता है। इसके अलावा दोस्तों एक जो आपकी आती है प्रशासनिक शब्दावली, इसमें प्रशासनिक शब्दावली जो दोस्तों आपके 20 नंबर की आती है। तो 10 शब्द दोस्तों आपके होते हैं हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, और 10 होते हैं आपके इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन। ठीक है, और एक दोस्तों यहाँ पर आपका आता है कंप्यूटर, जो कि 10 नंबर का आता है। और दोस्तों यहाँ पर मेनली आपके 2-2 अंकों के आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, थ्योरी वाइज आपको लिखने पड़ते हैं, जैसे पूछ लेगा CPU क्या है आपका, रैम क्या है, रोम क्या है आपका। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, इनके बारे में बताइए, ये सब दोस्तों पूछ सकता है आपसे। और दोस्तों एक यहाँ पर आपका आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, 10 नंबर के आपके ये आता है। तो टोटल मिला के आपका 100 नंबर, 10 और 20 और 40 आपका हो गया, 40-15 55 हो गया, 55 और 24 आपका कितना हो गया आपका, देखो 15 और 24 कितना 39 हो गया, 39 और 40 आपका 79 हो गया, और 79 आपका 21 आपका 100 नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर होता है। और दोस्तों देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्री के बाद इतना टाइम आपको मिल जाता है, यानी कि मान चलो कम से कम आपको 100 दिन का समय मिल जाएगा प्री के बाद, कि जिसमें आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। अगर दोस्तों प्री के साथ साथ अगर आपने प्री की मेंस की जीएस की और हिंदी की तैयारी कर ली प्री के साथ साथ, जो प्री में आती है, तो फिर आराम से जो बचा हुआ आपका 120 नंबर का एसए और 100 नंबर की आपकी हिंदी, उसकी तैयारी आपकी आराम से 100 दिन में हो जाती है। लेकिन दोस्तों हो सकता है देखिए इस बार आपको समय ज़्यादा मिल जाए, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लो आपका एग्जाम दिसंबर लास्ट में या जनवरी में होता है, तो उसके बाद आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्योंकि मई जून में सॉरी यानी कि आपका अप्रैल मई में आपका चुनाव होगा। तो हो सकता है फिर तो आपको चुनाव के बाद ही जून जुलाई में आपका एग्जाम मेंस का हो सकता है, तो उसमें आपको ज़्यादा समय मिल सकता है। अगर दोस्तों पहली बार अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा जो आपका मेन फोकस है वो आपका प्री एग्जाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले प्री निकालना, तो बचे हुए समय में आपका एग्जाम की तैयारी हो सके। लेकिन दोस्तों इतना आपको होना चाहिए, जिस दिन आप प्री के एग्जाम देके आओ उस दिन आप 100% श्योर होना चाहिए कि हाँ हमारा प्री का एग्जाम जो वो क्लियर हो रहा है, अब हमको मेंस की तैयारी करनी है 1-2 दिन का आराम करने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मेंस में किस तरह से आपको तैयारी करनी है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका सामान्य हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 बुक बताऊँगा मैं आपको। एक दोस्तों बुक आपकी आती है हरदेव बाहरी सर की बुक आती है, हरदेव बाहरी। एक दोस्तों आपकी आती है वासुदेव नंदन, और दोस्तों एक आती है आपकी एस कुमार सर की बुक आती है, जो कि आपको घटनाचक्र पब्लिकेशन की आती है। दोस्तों 3 बुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इन 3 बुकों से जो 6 टॉपिक वो आपको पढ़ने हैं। अगर दोस्तों 3 बुक आपके पास नहीं है, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, तो दोस्तों वहाँ पर मैंने एक बुक की PDF आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर उसको भी आप पढ़ लोगे तो उससे सारा काम आपका हो जाएगा। और साथ ही जो पर्यायवाची है उसके मैंने लगभग 150-60 जो आपके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं उनके नोट्स भी मैंने अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर दोस्तों ग्रुप में आपको ऐड होना है, तो उसके लिए आपको ये नंबर है 7042654209। इस नंबर दोस्तों आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, तो पूरा प्रोसेस आपको ग्रुप में ऐड होने का बता दिया जाएगा RO के लिए। ठीक है, आगे दोस्तों हम बात करते हैं तो बात आपकी हिंदी, क्योंकि इतना पढ़ लोगे तो आपके लिए सफिशेंट है। फिर दोस्तों बात आपकी आती है GS की। मैं बात कर रहा हूँ प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, प्री को मेन से एक ही बात है GS की। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका पूछा जाता है इतिहास। एक दोस्तों आपका प्राचीन इतिहास आएगा, एक आपका मध्यकालीन, एक दोस्तों आपका आता है आधुनिक इतिहास, और एक दोस्तों आपकी आती है यहाँ पे कला एवं संस्कृति इतिहास में। ठीक है,
तो यानी 4 चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अब दोस्तों क्या होता है, सब मैक्सिमम चीज़ जो होती हैं आपकी कला में संस्कृति की, वो प्राचीन और मध्यकालीन में आपकी कवर हो जाती है। तो इसके लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, अगर केवल आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो। और अगर मैं बात करूँ प्राचीन और मध्यकालीन किस बुक से पढ़ना है, तो दोस्तों पहले क्या होता था आपका यूपी पीसीएस में और साथ में यूपीएससी में जो प्री एग्जाम होता था दोस्तों, वहाँ पे एक तो पेपर जीएस का होता था और दोस्तों एक पेपर होता था आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का, जैसे इतिहास है, भूगोल है। तो उस समय इतिहास की बुक आती थी किरण पब्लिकेशन की, रेड कलर का उसका कवर है, आपको पता होगा। उस बुक को दोस्तों पढ़ लेना है आपको, किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। उसमें से प्राचीन और मध्यकालीन दोनों इतिहास आपको कवर कर लेने हैं। ये बात होगी प्राचीन और मध्यकालीन की। और फिर दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें आपका आधुनिक भारत के लिए, तो दोस्तों देखिए सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है वो लगती है स्पेक्ट्रम की। लेकिन दोस्तों अब इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इस बुक को पढ़ पाओ। अगर आप तैयारी करो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तो इसके साथ में पढ़ सकते हो। और लेकिन अगर आपका केवल टारगेट आरओ और एआरओ एग्जाम निकालना है तो आप इस बुक को ना पढ़ करके, एक बुक आती है आपकी एस के पांडे सर की बुक आती है, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन इस बुक में तो थोड़ी बहुत आपकी मिस्टेक हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी और बाकी सन वगैरह में, लेकिन इस बुक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। या इसमें आपके ये आपकी थोड़ी मोटी बुक है स्पेक्ट्रम की, थोड़ी आपकी पतली बुक है, ठीक है, मोटी, लेकिन ये भी आपकी इस बुक को आप पढ़ सकते हो, तो ये आपकी सफिशिएंट रहेगी। और दोस्तों इतना जब आप कर लोगे तो इसके अलावा एक काम आपको और करना है कि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है वो तो दोस्तों सारे सब्जेक्ट के आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी आपकी इतिहास की। अब दोस्तों दूसरे सब्जेक्ट पर आपके आते हैं, हम बात करते हैं आपका भूगोल की, जिसमें एक आपका आता है भारत का भूगोल और एक दोस्तों आपका आता है विश्व का भूगोल, कि इसके लिए हम कैसे तैयार करें। तो दोस्तों अगर देखिए आप एक ही बुक से पढ़ना चाहते हो दोनों सब्जेक्ट, दोस्तों एक बुक आपकी आती है महेश बणवाल सर की बुक आती है, महेश बणवाल, तो इस बुक को आप ले सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों इस बुक को आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों दो बुक आपकी और आती हैं, वो आती है परीक्षा वाणी की, जिसमें एक बुक आपकी आएगी भारत का भूगोल परीक्षा वाणी की, एक आपकी आएगी विश्व का भूगोल परीक्षा वाणी की। या तो इसको ले लो परीक्षा वाणी या आप ले लो महेश बणवाल, क्योंकि महेश बणवाल अगर लोगे तो केवल आपको एक बुक लेनी पड़ेगी और ये आपको दो बुक लेनी पड़ेंगी। और दोस्तों इसके अलावा एक काम आपको और करना है, देखिए जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो तो कम से कम जो आपकी दीवार है वहाँ पर आपका मैप जो होता है, भारत का भूगोल, भारत का मैप और साथ में आपका वर्ल्ड का मैप, वो दोस्तों दीवार पे आपका चिपका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आपके मैप से थ्रू पूछे जाते हैं। जैसे आप सुबह सो के उठ रहे हो, रात को सो रहे हो, तो उससे पहले 5-10 मिनट मैप को आप देख सकते हो, ठीक है, कौन सा देश कहाँ है। जैसे मान लो कोई देश आज आपको चर्चा में रहा, ठीक है, उस चीज़ को आप सर्च कर सकते हो उसमें कि हाँ ये देश कहाँ है, किस देश की सीमा से लगती है। और साथ ही एक आप एटलस का किसी भी पब्लिकेशन का आप मैप जरूर लें, ठीक है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके मैप से आपके पूछ लिए जाते हैं और मैप से पढ़ने में आपका आसानी भी होती है। तो दोस्तों ये बात होगी आपके भारत के भूगोल की। और देखिए जो आपको बताया मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन, वो तो आपको सारे सब्जेक्ट के पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, यानी कि वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है, ठीक है। इसके दोस्तों अगला आपका आता है भारत के भूगोल के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें आपको क्या करना है, तो दोस्तों जो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था है इसमें देखिए क्या करना है आपको। देखिए बेस्ट बुक आती है आपकी एम लक्ष्मीकांत सर की, देखिए उसको आप पढ़ने के लिए इतना समय आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर आप उस बुक को आप पहली बार पढ़ने बैठे हो तो कम से कम आपको 30 से 40 दिन का समय आपको लग सकता है केवल उसी बुक को पढ़ने में। तो दोस्तों इसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हो, परीक्षा वाणी की भारतीय राज्य व्यवस्था, और साथ में जो आपकी घटना चक्र है वो आपको पढ़ना ही है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, इतना कर लोगे वो आपके सफिशेंट है। यानी दोस्तों आपके पॉलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में गलत आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे आसान जो सब्जेक्ट होता है जीएस का वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था ही आपका होता है। फिर दोस्तों आपका आता है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत सारे बच्चों को ये बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और थोड़ा टफ ही लगता है। तो यहाँ पर यहाँ पर कैसे तैयारी आपको करनी है, क्यों दोस्तों जो अर्थव्यवस्था देखिए यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आते हैं करंट बेस पे आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है। तो दोस्तों या तो पढ़ सकते हो इसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था की। अगर इसको आपको नहीं पढ़ना है तो दोस्तों एक आपकी आती है प्रत्युत्तर दर्पण की बुक आती है पब्लिकेशन की, जिसका हर साल आपका आता है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। अतिरिक्तांक, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक बुक आपको और बताना चाहूँगा कि मार्केट में आपकी हर साल आती है, वो आती है आपके आर्थिकी करके आती है, घटना चक्र की आती है आर्थिकी। अब इस समय आई हुई है 2023-24। अब देखिए इस बुक की खासियत आपकी क्या है कि इस बुक में एक तो आपका बजट मिल जाएगा 2023-24 का, ठीक है, आर्थिक समीक्षा मिल जाएगी, आपकी यूपी बजट मिल जाएगा, यूपी समीक्षा मिल जाएगी, और साथ ही इसमें आपकी वन रिपोर्ट मिल जाएगी, कुछ आपको इंपोर्टेंट सूचकांक इसमें मिल जाते हैं। और दोस्तों मेन जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका डाटा।
जैसे कि आपका कृषि के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है, कौन सा देश पहले पर है, टॉप 3 आपको मिल जाते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। कृषि हो गया और साथ ही खनिज के डाटा, जैसे कोयला के उत्पादन में टॉप 3 देश कौन से हैं, ठीक है, टॉप 3 राज्य कौन से हैं भारत के। तो दोस्तों ये चीज़ आपकी सब इसमें मिल जाती है, तो ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो अच्छे से आर्थिकी को, तो हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आपको इसी बुक से एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, ये आपको हो गया। और जो करंट अफेयर वो आपको फोकस करना ही करना है अर्थव्यवस्था के लिए। ये बात होगी आपकी अर्थव्यवस्था की। अब दोस्तों फिर बात आपकी आती है पर्यावरण की, कि पर्यावरण के लिए हम कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों इसके लिए भी देखिए, एक तो आप बुक पढ़नी है परीक्षावाणी की, और साथ में जो बताया मैंने कि जो आपका घटना चक्र है वो तो आपको सारी सब्जेक्ट का पढ़ना ही पढ़ना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। ठीक है, और फिर दोस्तों अगला आपका आता है इसके बाद जनगणना, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जनगणना है वो आपकी अलग से पूछी जाती है। तो 2011 की जनगणना पता होनी चाहिए आपको, साथ में यूपी जनगणना। अब देखिए दोस्तों इसके लिए भी पतली से बुक आती है परीक्षावाणी की, उस बुक से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या काम करना है, परीक्षावाणी से सारी जनगणना आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर आपको भारत की जनगणना मिल जाएगी, यूपी मिल जाएगी, बिहार, उत्तराखंड, सारी जनगणना आपको मिल जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर देखिए एक तो पढ़नी है आपको भारत की जनगणना, और एक पढ़नी है आपको यूपी जनगणना, उसके अलावा कोई और जनगणना आपको नहीं पढ़नी है। और साथ में थोड़ा बहुत नागरिक के बारे में पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपकी बात होगी जनगणना की। फिर दोस्तों आपका एक टॉपिक आता है इसमें अलग से, कृषि आपका पूछा जाता है। अब कृषि में दोस्तों क्या है, वैसे कृषि के लिए बुक आती है परीक्षावाणी की, लेकिन मैं बोलूँगा परीक्षावाणी की बुक आप ना खरीदें, क्योंकि इसके बहुत जल्दी मैं आपको नोट्स बना के दे दूँगा कृषि के, उसको आप पढ़ सकते हो। वैसे दोस्तों कृषि देखिए आपकी भारतीय राजव्यवस्था में, आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि आपकी आ जाती है, जीव विज्ञान में भी कृषि आ जाती है, और भारत के भूगोल में भी आपकी कृषि जो है वो आपकी आ जाती है, वैसे अलग से भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आ जाते हैं एग्जाम में। फिर दोस्तों अगला आपका आता है सामान्य विज्ञान, कि सामान्य विज्ञान कैसे हमको पढ़ना है। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान के लिए क्या काम करना है आपको, मार्केट में बुक आती है आपकी लूसेंट की। अब ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य विज्ञान एक आपकी आती है लूसेंट की, उस बुक को आपको पढ़ना है। और साथ में जो घटना चक्र पूर्वावलोकन वो तो आपको सॉल्व करना ही करना है, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और दोस्तों इसके अलावा और बात करें आपका, तो एक सब्जेक्ट आपका रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग, और साथ में दोस्तों यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके मैथ के भी आ जाते हैं। अगर दोस्तों मैथ अगर आपका ठीक ठाक हो मैथ में, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ रीजनिंग किसी को भी। अगर दोनों आपके कमजोर हैं तो देखिए रीजनिंग के लिए आप लूसेंट की या कोई भी बुक आपके पास हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में जो पेपर आपके हुए आर ओ के या आपके यूपीपीसीएस के प्री वाले, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे गए हैं उनको आपको जरूर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और ऐसे मैथ में आपको एच.डी. यादव की बुक आती है, उससे आप 1-2 चैप्टर पढ़ सकते हो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं, और साथ ही इसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर लेने हैं। फिर दोस्तों इसके बाद बचता है आपका आखिरी में यूपी जीके। इसके लिए क्या करें, तो दोस्तों इसके लिए 2 बुक आपकी आती हैं, एक तो आपकी परीक्षावाणी है, या तो परीक्षावाणी पढ़ सकते हो, इसको नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों तो एक बुक आपकी आती है घटना चक्र निकालता है हर साल, लेकिन इस साल घटना चक्र ने 2 बुक आपकी निकाल दी हैं, वो आपका उत्तर प्रदेश तथ्य साल का निकालता है। अब देखिए दोस्तों इस जो लेटेस्ट बुक आई है वो अभी 7-8 दिन पहले ही आपकी आई है, आप चाहो तो उस बुक को खरीद सकते हो, वो 100-125 रुपये में आपको मिल जाएगी मार्केट में। ठीक है, दिल्ली वगैरह में मिल जाएगी, मुखर्जी नगर वगैरह में। अगर आपके शहर में नहीं है तो देखिए गूगल पर अगर जाओगे तो बहुत सारे जो आपके बुक सेलर हैं उनके आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ से उनसे आप कोरियर करके मंगा सकते हो। अब होता क्या है कि एक तो आपसे बुक का प्राइस लिया जाता है, जैसे मान लो आपकी बुक 150 रुपये की है तो वो बुक आपको 120 रुपये के आसपास मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों 50 रुपये के हिसाब से आपका जो कोरियर करने का चार्ज होता है वो आपसे लिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो वहाँ पे आपको महंगी पड़ जाती है ऑनलाइन में, अगर सस्ती पड़ रही है तो वहाँ से आप मंगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सारी सब्जेक्ट आपकी हैं। और सो इतना पढ़ने के अलावा आपको एक काम यहाँ पर और करना है कि जो भी आपके आर ओ के पेपर हुए हैं, कब से 2013 से लेकर के अब तक के जितने पेपर हुए हैं 2021 तक के, और साथ में जो आपके यूपीपीसीएस के पेपर हुए हैं सॉरी, जो आपके यूपीपीसीएस के पेपर हुए हैं 2011 से लेकर के 23 तक के, या तो प्री का हो चाहे मेंस का हो, क्योंकि उससे पहले आपका यूपीपीसीएस में क्या होता था, जो मेंस का एग्जाम होता था उसमें आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होता था जीएस के। ठीक है, तो वो भी आपको सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कम से कम देखिए 8-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर जैसे मान लो कि आप आर ओ के पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो जीव विज्ञान, उसमें एक टॉपिक आपका आया कि यानी कि जो आपसे पूछ सकता है कि जो आपका मलेरिया रोग है किससे होता है, तो दोस्तों वहाँ पर मलेरिया रोग तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में देखिए जितने भी आपके रोग हैं मानव रोग वो सारे आपको पढ़ लेने हैं जो इसी बुक से आप पढ़ रहे हो, यानी जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको बनने हैं वो सारे टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों देखिए अब बात करें एग्जाम डेट की, तो देखिए अभी आपके विज्ञापन की बात की गई थी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है
वो आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इसका जो विज्ञापन है थोड़ा आपका लेट हो सकता है, यानी जो इसका विज्ञापन है 15-20 अक्टूबर के आसपास में आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसकी देखिए इसके बाद आपका कभी भी आयोग चाहे तो आप विज्ञापन निकालने के 2 महीने बाद कभी भी आपका एग्जाम करा सकता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा पीसीजे में कि आपका 10 दिसंबर को विज्ञापन इसका आया था और 12 फरवरी को आपका इसका एग्जाम हो गया था, और साथ में ये भर्ती आपकी कंप्लीट भी आपकी हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए संभावना देखिए या तो जो आपका एग्जाम होगा या तो दिसंबर के लास्ट में आपका होगा, ठीक है, और या आपका जनवरी में एग्जाम आपका हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आज दोस्तों आपका हो गया 6 सितंबर, ठीक है, ये लगभग 100 दिन आपको बचे हुए हैं, तो आप कोशिश करें किसी भी कीमत पर कि 15 दिसंबर तक जो भी आपका सिलेबस है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसके बाद क्या है, उसके बाद जो भी आपको पढ़ना है केवल आपको इसमें रिवीजन करना पड़े, कुछ भी आपको नया उसका नहीं पढ़ना पड़े। अब देखिए दोस्तों जीएस में एक चीज़ आपकी छूट गई, बताना भूल गया, वो दोस्तों आपका है मेन पार्ट करंट अफेयर का। ठीक है, तो करंट के 20-25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, करंट कहाँ से तैयार करें। सबसे पहले दोस्तों सवाल है कि बच्चों का करंट कब से कब तक तैयार करें। तो दोस्तों मेनली जो करंट अफेयर है वो आपका लगभग 10-11 महीने का, 10-12 महीने का आपका तैयार होना चाहिए, 10 से लेकर के 12 महीने का। और जैसे मान लो जिस दिन आपका एग्जाम है तो एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय आपका पेपर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ से पढ़ना है, देखिए सबसे पहली बात दोस्तों एक मैगजीन मार्केट में आपकी आती है क्रॉनिकल पब्लिकेशन की, वो सबसे बेस्ट मैगजीन मुझे लगती है। ठीक है, ये मंथली मैगजीन आती है, एक तो दोस्तों इस मैगजीन को आप पढ़ें, मंथली मैगजीन क्रॉनिकल को। और इसके अलावा दोस्तों दूसरी देखिए, या तो आप घटना चक्र मंथली उठा लो साथ में इसके, या आप घटना सार आपकी होगी, यानी कोई एक मैगजीन साथ में आपको इसके और पढ़नी है। घटना चक्र हो, घटना सार हो, प्रत्युत्तर दर्पण हो, या कोई और मैगजीन हो, ठीक है, उसे पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप आर ओ के लिए हमारा स्टडी प्लान लेना चाहते हो, जहाँ पर हमको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, तो ये नंबर है 7042654209। इस नंबर दोस्तों आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा किस तरह से आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको बताना था। और देखिए तो साथ में देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आप कोशिश करते कि जो आपका 24 घंटे का शेड्यूल होता है दिन में, उसको आप 8-8 घंटे के 3 शेड्यूल में आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 8 घंटे क्या करना है, 8 घंटे आपको सोना है, और जो 8 घंटे वो आपको स्टडी करनी है, और जो बचे हुए 8 घंटे उसमें आप जो भी आपकी इच्छा हो, खाओ पियो नहाओ धो, जो भी आपकी इच्छा हो वो काम आप इसमें कर सकते हो। ठीक, घूमो फिरो जो करना है आपको। लेकिन दोस्तों जो आपके 8 घंटे पढ़ाई के हैं उसमें केवल आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ भी आपको उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा शेड्यूल। और दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अगर कोई आपका सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।